हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 2 को। ऑलरेडी आपको पता है कि हम टॉप 10 टॉपिक्स को कवर करें यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। ऑलरेडी यूनिट 1 के अंदर जो हमारा टॉप 10 यानी टॉप 1 टॉपिक था, हमने उसको कवर कर लिया। उससे रिलेटेड सारे PYQs को भी सॉल्व कर लिए हमने। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। तो यूनिट 2 के अंदर जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हम एक टॉपिक को टॉप 10 में से एक टॉपिक को कवर कर चुके हैं। दो टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, जो हमारी यूनिट नंबर 2 से आते हैं। क्लियर है? तो अगर आपने यूनिट नंबर 2 को, इस वीडियो को कंप्लीट देख ले, तो टॉप 10 में से आपकी 3 जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट होते हैं। अब हमारे रिमेनिंग कितने रह गए? अभी हमारे 7 टॉपिक्स रह गए, जिनको हमें डिटेल में कवर करना है। क्लियर है? और अभी तक अगर आपने यूनिट 1 की वीडियोस को चेकआउट नहीं किया है, तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जल्दी से जाइए, सबसे पहले यूनिट 1 को चेकआउट कीजिए, उसके बाद आप यूनिट 2 पे स्विच करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड आप कर पाओगे, कोरिलेट कर पाओगे। क्लियर है? तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है वो जून 2025 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या? एक्सप्लेन SRS यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को आपको क्या करना था? एक्सप्लेन करना था। अब बेसिकली सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन होता क्या है? टेकिंग एन एग्जाम्पल कि एक क्लाइंट को एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना है, तो वो क्लाइंट कहाँ जाएगा? जो कंपनी सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, क्लाइंट उसके पास जाएगा। क्लाइंट सब चीज़ें बताएगा कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना है। जो आपकी कंपनी के ओनर हैं वो क्या करेंगे? टीम मेंबर को बताएंगे कि हमें इस टाइप का सॉफ्टवेयर डेवलप कराना है। वो कहते हैं कि हम आपके सॉफ्टवेयर डेवलप कर देंगे। अब उसके बाद क्या काम होता है? जो टीम मेंबर हो उनमें से एक मेंबर क्या करता है? क्लाइंट से कम्युनिकेट करता है। क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने के बाद वो ये पता लगाता है कि क्लाइंट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्लाइंट क्या क्या चाह रहा है। ये सॉफ्टवेयर तो डेवलप करा रहा है, बट सॉफ्टवेयर के अंदर उन्हें क्या क्या फीचर्स चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए, कितना बजट है, कितना टाइमिंग है, क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप मुझे वो सब चीज़ें बता दूँ। तो क्लाइंट और एक टीम मेंबर की पूरी कम्युनिकेशन होती है। क्लाइंट पूरा एक्सप्लेन करता है कि मुझे इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, मुझे इस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चाहिए। फिर क्लाइंट ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या करेगा आपका टीम मेंबर? वो सब चीज़ें एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख लेगा, और उसी डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये क्या है? SRS एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हम जो भी हमारा क्लाइंट होता है उसके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितने भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। जैसे कि हमारा जो क्लाइंट है वो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को बनवाना चाहता है हमसे, तो हमने कम्युनिकेशन किया तो हमें पता चला कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के अंदर जो हमारा क्लाइंट है वो क्या क्या चाहता है? लॉगिन पेज चाहता है, ऐड टू कार्ट चाहता है, पेमेंट, प्रोडक्ट, ऐड टू कार्ट, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना, पेमेंट डिटेल, पेमेंट UPI से भी, क्रेडिट कार्ड से भी। तो हमें पता चल गया कि क्या क्या फीचर्स हमें इस शॉपिंग वेबसाइट के अंदर ऐड ऑन करने। तो हम क्या करेंगे? जो भी सारे फीचर्स उन्होंने बताए तो हम उसे एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख लेंगे, और उसी डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं SRS डॉक्यूमेंट। क्लियर है? और सबसे पहले SRS डॉक्यूमेंट हमारा पूरा कंप्लीट होता है, उसके कंप्लीशन के बाद ही हम अपना क्या करते हैं? डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। SRS is a document that contain all the requirements of the software before development start. SRS डॉक्यूमेंट क्या है? SRS डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो क्लाइंट आपसे चाहता हो सॉफ्टवेयर को लेकर। और जब भी सारी रिक्वायरमेंट्स आपकी लिखी जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसके बाद ही आप क्या करते हो? सॉफ्टवेयर को डेवलप करना स्टार्ट करते हो। इसमें क्या क्या लिखा हुआ था? व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू, सॉफ्टवेयर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर का बिहेव कैसे रहेगा, क्या क्या फीचर्स उस सॉफ्टवेयर के अंदर रहेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस और क्या क्या कंडीशंस उस सॉफ्टवेयर के अंदर एग्जिस्ट करेंगी अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स। ये सब चीज़ें आपकी किसके अंदर लिखी रहती हैं? ये सब चीज़ें आपके SRS डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी रहती हैं। SRS is a formal document that describe all the functional and non-functional requirement of a software systems. SRS ऐसा नहीं है कि आपकी जो फंक्शनल है या जो मेन फीचर है वही हम उसके अंदर लिखते हैं। उसके अंदर हम सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप करें उससे रिलेटेड एक एक छोटे छोटे फीचर्स, छोटी छोटी चीज़ें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो चाहे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, सब चीज़ें हम उसके अंदर लिखते हैं। इट एक्ट एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द डेवलपमेंट टीम। ये क्लाइंट और डेवलपमेंट टीम के बीच में एक तरीके से एग्रीमेंट का काम करता है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट्स बताई वो सब हमने इसके अंदर लिख दिए हैं, SRS के अंदर लिख दिए हैं। तो अब SRS की हेल्प से आप क्या करोगे? सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे। और जो सब चीज़ आपने SRS के अंदर लिखी हैं, जितने भी फीचर उसके अंदर आपने लिखे हैं, वो सब आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। क्लियर है? तभी आपका जो क्लाइंट है वो आपके सॉफ्टवेयर को लेगा। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा।
अब बस एसआरएस डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत क्यों है? अगर एसआरएस डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं रहेगा। क्या करेगा? कस्टमर आज कह रहा है कि मुझे लॉगिन चाहिए, कल मुझसे कहेगा कि मुझे लॉगिन पेज नहीं चाहिए। आज मुझसे कह रहा है कि ऐप पेमेंट में आप यूपीआई का भी कर दो, क्रेडिट कार्ड का भी कर दो, कल कहेगा कि क्रेडिट कार्ड मत करो। तो इसमें मुझे क्या आ सकता है? मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। क्यों? क्योंकि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करता रहेगा। जब कोई हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, कहीं हमारी एक जगह चीज़ें नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो कस्टमर तो अपने अकॉर्डिंग जो उसे लगेगा वो चेंज करता रहेगा, जिसकी वजह से जो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है डेवलपर में मिसअंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कहीं लिखी नहीं होगी, तो मुझे किसी ने क्या बताया कि लॉगिन पेज चाहिए, अब मुझे किसी दूसरे मेरे टीम मेंबर ने बताया कि हाँ लॉगिन पेज तो चाहिए, बट लॉगिन के अंदर हमें नैव बार में यही ऑप्शन चाहिए। बट क्या हुआ? कोई एक कह रहा है ऐसा चाहिए, कोई एक कह रहा है नहीं चाहिए, तो क्या हुआ? वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, क्योंकि मेरे पास क्लियर एक जगह लिखा हुआ नहीं है कि एक्चुअल में क्या चाहिए। कोई मुझे कुछ बता रहा है, कोई मुझे कुछ बता रहा है, तो वहाँ मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सॉफ्टवेयर मे नॉट सेटिस्फाई कस्टमर नीड। हो सकता है कि आप जो सॉफ्टवेयर डेवलप करें वो जो कस्टमर की नीड्स है उसको ही सेटिस्फाई नहीं करे। प्रोजेक्ट की कॉस्ट और टाइम इंक्रीज हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर टाइम टू टाइम कस्टमर की नीड्स चेंज होगी तो क्या होगा? हमारा जो ओवरऑल प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी और टाइम भी वो बहुत ज़्यादा लेगा। अब अगर हम एसआरएस का यूज़ करते हैं तो हम इन सब चीज़ों को ओवरकम कर पाते हैं। एवरीवन अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट। सबसे पहले तो हमारा काम ही ये होता है कि हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को समझें। जब पूरी रिक्वायरमेंट्स हमारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखी जाती है, उसके बाद जब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि हमें इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में क्या क्या चीज़ें या क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या कितना टाइम लगेगा, कितना बजट लगेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे, तो हम सब चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाते हैं। एरर्स आर रिड्यूस, एरर रिड्यूस हो जाता है। डेवलपमेंट बिकम ईजियर। जब मुझे पता है कि मुझे वेबसाइट बनानी है तो मैंने क्या करा? अब वेबसाइट के फीचर्स भी पता है, मैंने एक फ्रंट एंड टीम बनाई, उसको पूरा काम दे दिया, वो अपना काम करे। एक बैक एंड टीम बनाई, वो डेटाबेस से रिलेटेड पूरा का पूरा काम करा। एक मैंने अलग टेस्टिंग की टीम बताई कि जितने भी मॉड्यूल्स आपके बनते जा रहे हैं आप उनको टेस्ट करते जाओ। तो क्या हो रहा है? मेरा पैरेलली काम चल रहा है, एक साथ में मेरा फ्रंट एंड भी काम कर रहा है, बैक एंड वाली टीम भी काम कर रही है, मेरे टेस्टिंग वाली टीम भी काम कर रही है। तो डेवलपमेंट मेरा ईजियर भी हो रहा है और डेवलपमेंट मेरा फास्ट भी हो रहा है और टेस्टिंग ईजियर हो जाती है। क्लियर है? आई होप आपको क्लियर होगा। तो इसलिए हम एसआरएस डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइमली, विद इन बजट और कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाए। अब इसका पर्पस क्या होता है हमारा एसआरएस का? एसआरएस का मेन पर्पस क्या होता है? ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट होता है क्लाइंट और डेवलपर्स के बीच में। क्योंकि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कोई एग्रीमेंट नहीं होगा, तो हमारे बीच में जो रिक्वायरमेंट्स है वो चेंज होती रहेंगी, एक्सचेंज होती रहेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती रहेगी। हेल्प अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है? क्लियर? अवॉइड करता है मिसअंडरस्टैंडिंग को, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग को ये अवॉइड करता है। सो सर्विसेज एज द बेस फॉर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। हमें एक्चुअल में पता चल जाता है कि डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग किस तरीके से बेस लेवल पर हमें किस तरीके से करनी है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब एडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं? तो क्लियर कम्युनिकेशन रहता है, क्योंकि हम पहले ही बातचीत कर लेते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने वाले हैं वो कैसा दिखेगा, क्या चीज़ होगी। कन्फ्यूजन नहीं रहती है, बेटर प्लानिंग कर पाते हैं, कोडिंग और टेस्टिंग हमारी ईजी हो पाती है। अगर मुझे पता है कि मुझे कल क्या करना है तो क्या मेरा टाइम वेस्ट होगा? नहीं, मेरा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, मेरी प्लानिंग मैं अच्छे से कर पाऊंगी, मेरा जो आउटपुट है वो अच्छा आ पाएगा। इसी तरीके से है कि मुझे इसमें सब चीज़ें पहले ही पता रहती हैं कि किस तरीके से मुझे काम करना है, क्या मेरा सॉफ्टवेयर रहने वाला है, तो जिसकी वजह से मेरे प्लानिंग, कोडिंग, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरा एसआरएस डॉक्यूमेंट्स को आपको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्यों? उसके अंदर आप फंक्शनल, नॉन फंक्शनल सारी रिक्वायरमेंट्स को इन डिटेल में लिखते हो कि एक्चुअल में आपका जो क्लाइंट है वो चाह क्या रहा है, तो सब चीज़ें उसके अंदर लिखे जाती हैं, तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इनकरेक्ट एसआरएस लीड टू इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर। अगर एसआरएस के अंदर गलती से भी आपने कुछ गलत लिख दिया तो उसका इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? आपके डेवलपमेंट में पड़ेगा। आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे हो सकता है वो सॉफ्टवेयर ही गलत बन जाए, जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हो वही उसका पर्पस ही चेंज हो जाए। तो एसआरएस में जो भी चीज़ आप लिख रहे हो उसका करेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही सब लिखना था। अगर ये आता है तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करके आना है। सबसे पहले आप एसआरएस को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, एसआरएस होते क्या, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, नीड, सब चीज़ें एक्सप्लेन करके आनी है। क्लियर है?
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको जून 2025 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एसआरएस। हम आप किसी एसआरएस को गुड कब बोलेंगे, क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक होंगी कि ठीक है मैं बोल पाऊंगी कि ये जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है ये बेस्ट है, ये गुड है। तो सबसे पहले होगा करेक्ट। करेक्ट का मतलब क्या है कि जितने भी रिक्वायरमेंट्स एसआरएस के अंदर लिखी हुई होंगी वो करेक्ट होंगी, क्योंकि अगर इनकरेक्ट कोई भी रिक्वायरमेंट इनकरेक्ट हुई तो मेरा जो डेवलपमेंट है वही गलत हो जाएगा, मेरा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसके अंदर क्या होगा, मेरा पर्पस ही चेंज हो जाएगा, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑल रिक्वायरमेंट शुड एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कस्टमर नीड्स। सारी रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की नीड है उसको एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करना चाहिए, करेक्ट रहना चाहिए। कंप्लीट यानी रिक्वायरमेंट्स ऐसा ना हो कि इनकम्प्लीट है, कि बस ये लिख दिया है कि लॉगिन, आपने बताया नहीं है कि लॉगिन में क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको वेरिफिकेशन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, आपको लॉगिन के अंदर कितना ऑथेंटिकेशन चाहिए, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन चाहिए नहीं चाहिए, नेव बार में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो ऐसा नहीं बस आपने ऊपर ऊपर से लिख दिया, उसके अंदर कंप्लीट चीज़ें होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट शुड बी, एवरी रिक्वायरमेंट शुड बी इंक्लूडेड। हर रिक्वायरमेंट इंक्लूड होनी चाहिए, छोटी से छोटी डिटेल्स उसके अंदर लिखी होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए। इनकम्प्लीट होगी तो कोई, मुझे जैसा लगेगा मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दूंगी, उसमें बस लॉगिन लिखा है तो मैं लॉगिन पे जैसा मुझे खुद पसंद है मैं वैसा बना दूंगी, जबकि मेरे क्लाइंट को कुछ और चाहिए। तो ये प्रॉब्लम कब आती है, जब आपकी कोई भी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट होती है इन एसआरएस डॉक्यूमेंट। क्लियर का मतलब क्या है, कोई भी आप एसआरएस के अंदर जो भी चीज़ें लिख रहे हो वो क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल एंड क्लियर होनी चाहिए। जितने भी स्टेटमेंट्स आप उसके अंदर लिख रहे हो उसका सिंगल ही मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है डबल मीनिंग बातें लिख रही हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, रिक्वायरमेंट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर। अगर आपने दो रिक्वायरमेंट्स लिखे हैं तो वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करनी चाहिए। क्लियर है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब क्या है कि अगर ए मेरा कस्टमर कह रहा है कि मुझे लाइक सिक्योरिटी नहीं चाहिए, बट बी क्या कह रहा है मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो रिक्वायरमेंट्स के अंदर कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए। मॉडिफिएबल, इजी टू मॉडिफाई होने चाहिए। रिक्वायरमेंट्स शुड बी इजी टू अपडेट। इतनी रिस्ट्रिक्ट नहीं होनी चाहिए कि अगर हम उसमें अपडेट करना चाहें तो अपडेट ही ना हो। ट्रेसेबल, ट्रेसेबल का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट्स को हम इजीली ट्रेस कर पाएँ, कि टाइम पे अगर मुझसे आज मेरा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो 15 दिन बाद अगर मुझसे क्लाइंट पूछा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है में जो सॉफ्टवेयर है वो कितना डेवलप हो गया, तो वो ट्रेसेबल होगा तो मैं बता पाऊंगी कि भाई आपका जो 10% कंप्लीट हो चुका है। अगर नहीं होगा तो मैं क्या बता पाऊंगी कि अभी चल रहा है काम। तो क्या होना चाहिए, जो आपका सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो भी ट्रेसेबल होनी चाहिए, ठीक है। फिजिबल का मतलब क्या है, फिजिबल का तो सिंपल मतलब है कि सॉफ्टवेयर, फिजिबल का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट्स जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। प्रैक्टिकली पॉसिबल का मतलब है कि अगर मुझे क्लाइंट ने कह दिया कि जो आपकी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो ये कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, तो दैट इज कॉल्ड फिजिबल नहीं है। जो आपने रिक्वायरमेंट्स लिखे वो फिजिबल रिक्वायरमेंट्स नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी आप रिक्वायरमेंट्स एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख रहे हो वो फिजिबल होनी चाहिए, इसका मतलब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये 7 करेक्टरिस्टिक हैं किसी भी गुड एसआरएस की। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका दिसंबर 2025 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या कि एसआरएस के आपको कंपोनेंट्स बताने थे, कि एसआरएस के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली सेवरल कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट होता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या बताते हैं, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का पर्पस बताते हैं, कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं इसका पर्पस क्या है, इसका स्कोप क्या है, रेफरेंसेस क्या है, ओवरव्यू क्या है, डेफिनेशन क्या है। थोड़ा मतलब अपने जो सॉफ्टवेयर के डेवलप करा रहे हैं उसका एक इंट्रो देते हैं कि मेरा सॉफ्टवेयर ये है, इसलिए हम इसको डेवलप करा रहे हैं, हम इससे ये चीज़ें चाहते हैं, ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट दे दो। उसके बाद ओवरऑल डिस्क्रिप्शन। इंट्रो पार्ट आपने यहाँ बता दें, यहाँ आप ओवरऑल डिस्क्रिप्शन दोगे कि क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स होंगी, कौन कौन से प्रोडक्ट फंक्शंस होंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव्स होंगे। एक हाई लेवल पे आप डिस्क्राइब करते हो अपने सॉफ्टवेयर को, इन डिटेल में आप बताते हो कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। देन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट बताते हैं कि सिस्टम को क्या क्या काम करना है, ये सिस्टम के फीचर्स, और ये मतलब सिस्टम के फीचर्स होते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, सिस्टम के फीचर्स होते हैं, और ये बताते हैं कि सिस्टम हमारा क्या क्या काम करेगा। जैसे कि हमारा यूज़र जब लॉगिन करेगा तो यूज़र लॉगिन में क्या होता है, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालेगा। तो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारे यही बता रहे कि यूज़र अगर लॉगिन करेगा तो इसके अंदर वो पासवर्ड भी डालेगा, यूज़र नेम भी डालेगा, पासवर्ड भी डालेगा। रजिस्ट्रेशन के अंदर कि हमारे न्यू मेंबर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पेमेंट में आप किस तरीके से पेमेंट करोगे, तो ये
फंक्शन रिक्वायरमेंट्स बताता है कि हमारे जो भी फंक्शंस हम इसके अंदर इंक्लूड करें तो वो किस तरीके से काम करेंगे। दे डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू, कि हमारा सिस्टम क्या करेगा। क्लियर है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। अब नेक्स्ट में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बता दी, अब वो बताएगा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि सिस्टम काम कैसे करेगा, कि भाई हमारा जो सिक्योरिटी है वो किस तरीके से काम करेगी, हमारी जो अवेलेबिलिटी है, परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके से काम करेगी। तो वो बताते हैं हमारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये सिस्टम की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। क्लियर है क्या करते हैं, ये सिस्टम की क्वालिटी और परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। सिंपल हम बोल सकते हैं हमारा जो सिस्टम है कैसे परफॉर्म करेगा, वो बताते हैं हमें नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो सबसे पहले हमने जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना उसका एक ओवरव्यू दिया, फिर हमने उसको डिस्क्राइब किया एक एक फीचर्स को डिटेल एक हाई लेवल पे। उसके बाद मैंने बताया कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर मैंने बताया कि मेरा सिस्टम क्या क्या काम करने वाला है क्या। फिर मैंने ये तो बता दिया कि मेरा सिस्टम क्या क्या काम करेगा, उसके बाद मैं बताऊंगी कि मेरा सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा, वो आ जाएगा मेरे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। इसके बाद मेरा आ जाएगा एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट में ये बताता है कि सॉफ्टवेयर बाहर की चीज़ों से किस तरीके से कम्युनिकेट करेगा। यूआई मतलब जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको यूज़र इंटरफेस कैसे दिखेगा, हार्डवेयर के जो कंपोनेंट है वो आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट किस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके कम्युनिकेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करके काम को परफॉर्म करेंगे। ये सारा काम आता है एक्सटर्नल इंटरफेस रिक्वायरमेंट के अंदर। क्लियर है। फिर आता है आपका डेटाबेस रिक्वायरमेंट। डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप बताते हो कि कितना डेटाबेस में आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करोगे, मोंगोडीबी यूज़ करोगे, एसक्यूएल यूज़ करोगे, टेबल फॉर्म में करोगे, कितना स्टोरेज चाहिए, क्या क्या रिलेशनशिप रहने वाली है, कितना आपको, अगर आपके पास इतना जीबी डेटा है तो आप कितना उसका बैकअप चाहते हो, या कौन कौन सा डेटा आपका इंपॉर्टेंट है जिसको आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो। तो ये सब आता है डेटाबेस रिक्वायरमेंट्स के अंदर। फिर आती है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी लिमिटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। लिमिटेशन में आ जाता है कि अब बस इतना ही है, कि इसका मतलब मेरा बजट इतना ही है कि मुझे 10 लाख में ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो 10 लाख से मैं 11 नहीं कर सकती। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। टाइम, कि मुझे ये जो टाइम है मुझे 6 महीने में मुझे कंप्लीट चाहिए ये डेवलपमेंट पूरा का पूरा। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। लिमिटेशंस है टेक्नोलॉजी की, मैं बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दूं कि अगर आप मुझे टेक्नोलॉजी मुझे यही यूज़ करनी है, या आप जो मेरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे ये इस टेक्नोलॉजी का, ये इन टेक स्टैक का यूज़ करके आप मेरे सॉफ्टवेयर को डेवलप करोगे। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स। क्लियर है। तो ये कुछ इसके कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं एसआरएस के। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अजम्पशंस एंड डिपेंडेंसीज। अजम्पशंस का मतलब क्या है, कंडीशन जो आप एज्यूम करते हो डेवलपमेंट के टाइम पे, वो कुछ भी हो सकती है। क्लियर है। अगर मैं अब आपको ब्रीफली बताऊं तो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले आप बताओगे कि आप सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, आपका जो सॉफ्टवेयर डेवलप करे वो है क्या। थोड़ा सा उसका इंट्रो पार्ट दे दोगे कि मेरा सॉफ्टवेयर ये है, इतने यूज़र है मेरे, इस सॉफ्टवेयर को मैं इसलिए डेवलप कर रही हूँ। ठीक है, ये वो आ जाएगा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट में। अब आपने जो जो फीचर्स बताए हैं अब आप उनको डिस्क्राइब करोगी, डिटेल में बताओगी कि अगर मुझे लॉगिन पेज बनवाना है तो उसके अंदर मुझे ये चीज़ें चाहिए, नैव बार में मुझे इतना ऑप्शन चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन चाहिए। ये सब आ जाएगा मेरा ओवरऑल डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक हाई लेवल पे आप बात करें, उसके अंदर फिर आप बताते कि क्या क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आप बताओगे कि आपका जो सिस्टम है वो क्या क्या काम करेगा। ठीक है। या उसके आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट से सिंपल समझो कि सिस्टम्स के आप फीचर्स को बताओगे, जो सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हो उसके फीचर्स को बताओगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम बताएंगे कि सिस्टम हमारे कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है। फिर इंटरफेस रिक्वायरमेंट्स के अंदर हम क्या बताते हैं कि हमारा जो यूआई है वो किस तरीके से दिखेगा, या जो हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो बाहर की चीज़ों से किस तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, वो सब चीज़ें हम बताते हैं। उसके बाद हमारा डेटाबेस रिक्वायरमेंट हो गया, मुझे कितना डेटाबेस तो बहुत बड़ा होता है, कितना मुझे डेटाबेस चाहिए, कितने मेरे नंबर ऑफ यूज़र रहेंगे, किस तरीके का डेटाबेस चाहिए, कितना मुझे उसका बैकअप चाहिए, कितना मुझे उसका परमानेंट स्टोरेज चाहिए। क्लियर है। कंस्ट्रेंट यानी लिमिटेशंस की मुझे क्या क्या लिमिटेशंस लगाने के, मुझे 6 महीने के अंदर ये चाहिए कंप्लीट और इतने टाइम इतने बजट के अंदर चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। तो ये ओवरऑल मैंने आपको एक बार ब्रीफ में बता दिया। तो ये एसआरएस के कंपोनेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप डायग्राम ज़रूर बना के आइएगा। ठीक है।
आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका नवंबर 2023 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, आपको सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के बीच में डिफरेंसेस बताने थे। अगर हम एसआरएस डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एसआरएस डॉक्यूमेंट्स हमें पता चल चुका है कि भाई एसआरएस डॉक्यूमेंट है क्या। एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या है, सिंपल, क्लाइंट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, हम उसे एक डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं और उस डॉक्यूमेंट को ही हम बोलते हैं एसआरएस, यानी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। क्लियर है, ये तो मैं समझ आ गया। बट ये एसआरएस सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या है? सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो होता है वो पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट की बात करता है। यहाँ तो हम पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम अपने पूरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, चाहे वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो, चाहे वो यूजर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेटवर्क से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, वो सब हम बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर। ये सिस्टम लेवल पर डॉक्यूमेंटेशन करता है। ये किस लेवल पर डॉक्यूमेंटेशन करता है? अपने जो आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करा रहे हो उसके उस लेवल पे ये काम करता है। आई होप आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू समझ आ गया होगा। तो सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या है? ये डिस्क्राइब द कंप्लीट सिस्टम, ये आपके पूरे कंप्लीट सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। जबकि एज सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करा रहे हो सिर्फ वो उसको डिस्क्राइब करेगा। इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड यूजर। मैंने आपको बताया कि सिस्टम पे बात करता है, जिस सिस्टम के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं वो उन सब से रिलेट करता है, उन सबको इंक्लूड करता है। बट अगर हम इसके बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ जो हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करा रहे हैं उसको ही रिक्वायरमेंट्स को इंक्लूड करता है। ये सबसे पहले प्रिपेयर्ड होता है। अगर हम किसी सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम की रिक्वायरमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट डिफरेंस इज कवर द एंटायर सिस्टम एनवायरनमेंट। ये तो पूरे एनवायरनमेंट को कवर करता है, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं। बट यहाँ ये उन्हीं फीचर्स और उन्हीं बिहेवियर को कवर करता है जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसी के फीचर और उसी के बिहेवियर को ये कवर करता है। ये ब्रॉड होता है, ये मोर डिटेल एंड स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक तो होगा, स्पेसिफिक क्यों होगा? क्योंकि हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, यूज बाय सिस्टम इंजीनियर, ये सिस्टम इंजीनियर यूज करते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमारा सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या होता है और हमारा एसआरएस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। अब बेसिकली रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाने से पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, वैलिडेट करते हैं और उनको मैनेज करते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज एक कस्टमर हमारा फूड डिलीवरी ऐप बनवाना चाहता है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी कोडिंग करने से पहले उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी। क्या क्या पूछेगी कि क्या आपको यूज़र रजिस्ट्रेशन चाहिए, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि आपके ऑर्डर की ट्रैकिंग होती रहे, क्या आप रेस्टोरेंट मेन्यू अपडेट करना चाहते हो। जब ये सारे रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट हो जाएंगे और यूज़र की तरफ, जो हमारा क्लाइंट है उसकी तरफ से कंफर्म हो जाएंगे, तब भी हम अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपने यूज़र के जो रिक्वायरमेंट्स है उसको क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं और वैलिडेट कर रहे हैं और उसको मैनेज भी कर रहे हैं। इसी को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग। आई होप आपको क्लियर होगा कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग हमारा होता क्या है। अब रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के हमारे कुछ फेजेस होते हैं। सबसे पहले होता है कस्टमर। कस्टमर यानी जो हमारा क्लाइंट होता है, सबसे पहले हम उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि भाई वो क्या सॉफ्टवेयर को डेवलप कराना चाहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये सब चीज़ें। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन पहला फेज होता है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के अंदर हम क्या करते हैं? कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हैं। कस्टमर से रिक्वायरमेंट कलेक्ट करने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, ये जानते हैं हम। किसके अंदर? ये जानते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। कि भाई मेरा जो ऐप बनना है उसके अंदर मैं क्या चाहती हूँ? लॉगिन चाहती हूँ, पेमेंट चाहती हूँ, सर्च बार चाहती हूँ, तो दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। अब क्या? रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम क्या करते हैं? जो भी हमारी कलेक्ट, यहाँ से तो हमने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन में हमने क्या कर लिया, अपनी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है उनको हमने कलेक्ट कर लिया। अब एनालिसिस में हम क्या करेंगे? उनको एनालाइज करेंगे। कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना, चेक करना कि रिक्वायरमेंट्स हमारी क्लियर हैं,
कंप्लीट हैं और क्या ये फिजिबल है। फिजिबल का मतलब क्या है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो मुझे मेरे क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट्स लिखवाई हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। उसके बाद एसआरएस यानी सारी फाइनलाइज रिक्वायरमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लिख देते हैं। अब मुझे पता चल गया कि जो मेरे सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं उसके जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी क्लियर भी है, कंप्लीट भी है और वो फिजिबल भी है, हम लोग बना सकते हैं। तो उसके बाद मैं उन सब चीज़ों को किसके अंदर लिख लूँगी, अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख लूँगी और उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे एसआरएस डॉक्यूमेंट्स। क्लियर है। उसके बाद रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि एसआरएस कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बना है या नहीं। गलत क्या हमने एसआरएस डॉक्यूमेंट जब हम बना रहे थे, क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि कोई रिक्वायरमेंट हमारी मिस हो गई, क्या हमने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। तो हम वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं कि भाई जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं है। फिर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, अगर प्रोजेक्ट का कोई रिक्वायरमेंट चेंज होता है तो उसको हम ट्रैक कर सकें, उसको अपडेट कर सकें, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर होगा कि इसके जो ये फेजेस हैं ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको एक बार बता दिया कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या होता है। अब जो आपका इससे क्वेश्चन आया था वो दिसंबर 2025 में क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक। आपको क्या बताना था कि रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। सबसे पहले आप बताओगे रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होता है। अभी हमने देखा रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन क्या होता है। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं कि वो सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डेवलप कराना चाहता है। ठीक है, सिंपल मतलब यही तो है कि हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करें और वो जो भी सब चीज़ें बता रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स बता रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन मीन्स कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम कस्टमर, यूजर एंड स्टेक होल्डर। रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना किस किस से, कस्टमर से, यूजर से और अपने स्टेक होल्डर से। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डेवलप सॉफ्टवेयर। सारी उन एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना जो हमें डेवलपमेंट, जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, अब टेक्निक्स क्या क्या होती हैं कि भाई मेरे पास क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरीके से मैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशंस को मैं क्या कर सकती हूँ, गैदर कर सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहला आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या है कि डेवलपर्स कस्टमर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप लॉगिन चाहते हो, क्या आप ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चाहते हो, तो दैट इज कॉल्ड इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरेक्शन हमारा हो रहा है। तो पहला क्या हो गया आपका इंटरव्यू। हम इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या क्या फीचर्स आप चाहते हो, क्या क्या प्रॉब्लम्स, इसके किस प्रॉब्लम के ऊपर आप बना रहे हो, क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस है हमसे सॉफ्टवेयर को लेकर। ठीक है, अब ये जो इंटरव्यू वाला जो प्रोसेस होता है ये एक्यूरेट होता है, डिटेल होता है। अब हम आमने सामने मिलकर बात करते हैं तो हमें अच्छे से समझ आता है, एक्यूरेटली हमें पता चल पाता है कि हमारा जो क्लाइंट है वो हमसे क्या चाह रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चनिंग। क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर को क्वेश्चन लिस्ट दे दी जाती है। ठीक है, अब जैसे गूगल फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म फीडबैक फॉर्म होता है, गूगल फॉर्म होता है, तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चंस को एक गूगल फॉर्म में लिखा और अपने कस्टमर को भेज दिया। अब वो क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें बता देंगे कि क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है इस सॉफ्टवेयर को लेकर। बहुत सारी यूज़र से इंफॉर्मेशन ली जाती है। एडवांटेजेस क्या है इसकी क्वेश्चनिंग की, कि भाई क्वेश्चनिंग के अंदर ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से हम सब चीज़ें पूछ रहे हैं, तो वहाँ बहुत सारे यूज़र से इंफॉर्मेशन ले ली जाती है, तो जिसकी हेल्प से हमें ज़्यादा क्लैरिटी भी होती है सॉफ्टवेयर को लेकर। तो कस्टमर आंसर राइटिंग क्वेश्चंस यूज़र व्हेन मैनी यूज़र्स आर इंक्लूडेड। इसके अंदर बहुत सारे यूज़र्स इंक्लूडेड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो सिंपल है। ऑब्जर्वेशन का सिंपल मतलब क्या है कि डेवलपर यूजर्स के काम करते हो, लाइक कोई काम करे तो हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कोई हम क्वेश्चन लिख के नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके बेस पे ही हम उनकी रिक्वायरमेंट को समझ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। लाइक रियल प्रोजेक्ट और एक्चुअल वर्क फ्लो को हम समझते हैं इसके अंदर ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो ये इसकी एडवांटेजेस होगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का तो सिंपल मतलब क्या है कि टीम और स्टेक होल्डर एक साथ मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं कि अच्छा ये प्रोजेक्ट बनाना है तो इसके अंदर क्या हम ये फीचर ऐड ऑन कर सकते हैं, क्या हम ये चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका मेन एडवांटेजेस क्या है कि इसमें यहाँ में इनोवेटिव आइडियाज़ मिलता है, क्रिएटिव आइडियाज़ मिलता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग एक चीज़ पर डिस्कशन करते हैं तो वहाँ हमारे पास मल्टीपल आइडियाज़ जनरेट होती है।
क्लियर है। नेक्स्ट आपका प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग का तो सिंपल मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर का एक सिंपल आप सैंपल बना दो और कस्टमर को दिखा दो। एक सैंपल पीस बनाए, कस्टमर को भेज दिया, अब कस्टमर उस सैंपल पीस को देखकर बता रहा है कि हाँ ये ठीक है या नहीं। अगर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हम कस्टमर के फीडबैक पर उसको इम्प्रूव कर देते हैं, अदरवाइज अच्छा होता है तो हम उसी को आगे अपने काम बढ़ाते रहते हैं। क्लियर है। अब इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमें कस्टमर का फीडबैक मिलता रहता है, तो हमारे जो रिस्क है या फेलियर के चांसेस हैं या रिजेक्ट होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका डॉक्यूमेंट एनालिसिस। डॉक्यूमेंट एनालिसिस यानी जो पुराने हमारे डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट हैं, आप उनको पढ़ते हो, आप देखते हो कि उनके अंदर के इस तरीके के अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो क्या क्या फीचर्स उनके अंदर होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो आप क्या करते हो, दैट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट एनालिसिस। की डेवलपर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, स्टडी कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका जून 2024 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्टिविटीज ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस अभी हमने पढ़ा, यहाँ हमने पढ़ा था ना रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम पूरा चेक करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स यूज़र ने बताई हैं वो करेक्ट हैं, क्लियर हैं, कंप्लीट हैं, फिजिबल हैं। तो वही होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। बस उसके अंदर एक्टिविटीज़ क्या क्या इन्वॉल्व होती हैं अब हम वो देखने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं किसको, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हमने कलेक्ट की हैं। डेवलपर चेक वेदर द रिक्वायरमेंट आर करेक्ट, कंप्लीट और क्लियर। वो चेक करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो करेक्ट हैं, क्लियर हैं, फिजिबल है, ये सब चीज़ें। अब मेन है इसी क्या क्या इसके अंदर एक्टिविटीज़ हमारी इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले होता है रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन। रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स आई हैं, अब हमारे पास तो एक साथ रिक्वायरमेंट आ गई, अब हम उनको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरी में कि कौन कौन सी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है और कौन कौन सी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। तो ये पहली एक्टिविटी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जिसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सी हमारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, नहीं हमारा सिस्टम क्या करेगा, किसे किसे परफॉर्म करेगा, हम उस बेस पे अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास मल्टीपल मॉड्यूल्स है जो हमें क्रिएट करना है। तो हम देखेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मॉड्यूल कौन सा है जिसको हमें सबसे पहले बनाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं अपने इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कि पहले हम ये काम करेंगे, देन ये करेंगे, देन ये करेंगे, देन ये करेंगे। दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट प्रायोरिटाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल कि ए कह रहा है कि एनीवन कोई भी हमारा डेटा देख सकता है, बी कह रहा है कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा एडमिन है वही हमारा डेटा देख सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन यानी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करते रहते हैं, जिसकी हेल्प से क्या होता है, हमारी कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस हम इसके अंदर करते हैं। फिजिबिलिटी एनालिसिस। फिजिबिलिटी एनालिसिस का तो मतलब क्या यही है कि हम देखते हैं कि हमें सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं, हम कैपेबल हैं क्या, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है क्या, हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हैं कि हम इसको बना सकते हैं, क्या हम टेक्निकली फिजिबल हैं, क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं इतना बजट को, क्या हम इतने टाइम में बना सकते हैं इसको। तो ये होता है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस। क्लियर है। नेक्स्ट होता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फाइनल रिक्वायरमेंट्स आर रिटन इन द एसआरएस। अब जो भी फाइनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उसको किसके अंदर लिख देते हैं, एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिख देते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ हम इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका जून 2024 और जून 2025 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन हमारा था क्या, राइट द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। आपको बताना था कि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अभी हमने समझा था कि बेसिकली फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताती है कि सिस्टम को क्या क्या काम करना है, ये सिस्टम के फीचर और उसकी फंक्शंस को बताती है। कौन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, लाइक जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल आपको दिया था कि सिस्टम हमारा क्या करेगा कि यूज़र लॉगिन करेगा तो हमारा फिर सिस्टम क्या करेगा, यूज़र अपनी यूज़र नेम डालेगा और पासवर्ड से लॉगिन करेगा। तो ये फीचर हमारे किसके अंदर आ गया, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आ गया। रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर हम बात करें कि कोई भी न्यू यूज़र आएगा तो उसका अकाउंट बनेगा, तो ये क्या हो गया, हमारा रजिस्ट्रेशन का काम हो गया। सर्च प्रोडक्ट का हो गया कि अगर कोई भी यूज़र सर्च कर रहा है उसके नेम से तो वो फिल्टर होकर उसके पास आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। इन्हीं सबको हम बोलते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। अभी मैंने आपको बताया था नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि सिस्टम काम कैसे करेगा। ठीक है,
काम कैसे करेगा का मतलब क्या है कि सिस्टम की क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस को डिफाइन करती हैं। जैसे कि सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी हमने अभी अभी एग्जांपल लिया था। तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि सिर्फ ऑथर सिक्योरिटी में हमें ये बताएगा कि हमारा जो ऑथराइज यूजर है सिर्फ वही लॉग इन कर सकता है, डेटा इनक्रिप्ट वही कर सकता है। ठीक है, परफॉर्मेंस की बात करें तो सिस्टम का फास्ट होना चाहिए। ठीक है, वेबसाइट ज़्यादा लोड होने में टाइम ना ले, तो दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। क्लियर है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो अब इसके अंदर डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो इसके अंदर पहला डिफरेंस है डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम डज, डिस्क्राइब हाउ वेल द सिस्टम परफॉर्म। फीचर ओरिएंटेड होता है, ये क्वालिटी ओरिएंटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है, ये फीचर्स ओरिएंटेड होता है। ये डिफाइन करता है सिस्टम के बिहेवियर को, ये क्या करता है सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। ये इजी टू टेस्ट बाय चेकिंग फंक्शंस को देखकर हम उसके चेक टेस्टिंग कर सकते हैं। बट इसमें जो टेस्टिंग है वो यूजुअली यूजिंग परफॉर्मेंस के बेस पे, सिक्योरिटी के बेस पे, यूजेबिलिटी के बेस पे, रिलायबिलिटी के बेस पे करते हैं। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट जो मैंने आपको फंक्शनल और नॉन फंक्शनल समझाया, आप उसके अकॉर्डिंग खुद से लिख कर आना चाहो तो वैसे भी लिख के आ जाओगे। बाकी आपको नोट्स के अंदर सब चीज़ें मिलेंगी कि आपको एग्जाम के अंदर प्रॉपरली किस तरीके से लिख के आना है। बट जो चीज़ आपको खुद से यहाँ समझ आ रही है इस वीडियो से, वो चीज़ आप अच्छे से ज़रूर लिख के आना। क्लियर है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका दिसंबर 2024 में पूछा गया था। तो वो क्या था, एक्सप्लेन रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन अभी हमने पढ़ा। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करना है। एसआरएस डॉक्यूमेंट बना, एसआरएस डॉक्यूमेंट बना, फिर हम वैलिडेट करते हैं कि जो एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर हमने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं क्या वो सही है, क्या कोई ऐसे तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं होगी, कोई इनकरेक्ट तो नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट वैलिडेशन। तो इसके अंदर क्या लिखा, रिक्वायरमेंट वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग वेदर द कलेक्टेड रिक्वायरमेंट्स आर। हम चेक करते हैं कि जो हमने रिक्वायरमेंट को कलेक्ट किया वो करेक्ट है, कंप्लीट है, फिजिबल है और क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ हम चेक करते हैं। अब वैलिडेशन के अंदर हमारी क्या क्या एक्टिविटी आती है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट रिव्यू। रिक्वायरमेंट रिव्यू का मतलब क्या है कि रिक्वायरमेंट्स आने के बाद हम उसे रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब क्या है, हम उसे रीड करते हैं, हम उसे चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है, कोई हमारी रिक्वायरमेंट छूट तो नहीं गई है, कुछ चीज़ें हमने गलत तो नहीं लिख दी हैं। दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट रिव्यू। क्या लिखा हुआ है, डेवलपर, कस्टमर एंड स्टेक होल्डर रीड द रिक्वायरमेंट्स टुगेदर, एरर्स आर फाउंड एंड करेक्टेड। कि कोई भी हमारे डेवलपर्स भी, कस्टमर भी, स्टेक होल्डर भी सब मिलकर क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को पढ़ते हैं। अगर उन्हें कुछ लगता है कि रिक्वायरमेंट्स में गलती है तो वो तुरंत के तुरंत उसको ठीक करते हैं। दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट रिव्यू। प्रोटोटाइपिंग का सिंपल मतलब क्या है कि आप एक सैम्पल मॉडल बना दो। सैम्पल मॉडल बनाओ, कस्टमर को भेजो और कस्टमर चेक करेगा कि सैंपल मॉडल ठीक है या नहीं। अगर वो वेरीफाई कर देता है कि ठीक है तो आप ठीक है अपना आगे काम करो। अगर वो कुछ चेंजेस बता दे तो आप क्या करो, उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट है टेस्ट केस जनरेशन। टेस्ट केस जनरेशन का तो सिंपल मतलब क्या है कि आप अपने सॉफ्टवेयर के बेस पे उसके बेस पे कुछ टेस्ट केसेस को बनाओ। अगर आपका सॉफ्टवेयर उन टेस्ट केसेस को पास कर जाता है तो इसका मतलब वो सही काम कर रहा है, नहीं करता तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती रह गई है। तो टेस्ट केसेस आप प्रीपेयर्ड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बेस पे ही हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को तैयार करते हैं। ऐसे नहीं टेस्ट केसेस हम कुछ भी तैयार कर दिए। जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, उसकी के बेस पे हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस को जनरेट करते हैं। देन कंप्लीटनेस चेक, एंश्योर करते हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हमारे मिस नहीं हो गई हो। इसका मतलब कि हम वैलिडेशन के अंदर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर के अंदर रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट है या नहीं। फिजिबिलिटी चेक। फिजिबिलिटी चेक के अंदर हम क्या करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या इतना टाइम है, क्या हमारे पास इतना बजट है, क्या हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, क्या हमारे पास इतने डेवलपर्स हैं कि इस प्रोजेक्ट को इतने टाइम में कंप्लीट कर दें। तो हम क्या करते हैं, फिजिबिलिटी को चेक करते हैं कि हम सक्षम हैं इसको बनाने के लिए या नहीं। दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी चेक। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वैलिडेशन के अंदर आपको ये पूरा वर्क फ्लो रहता है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट को वैलिडेट करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, कंप्लीटनेस चेक करते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं, फिजिबिलिटी चेक करते हैं। और ये सब चीज़ें अगर करेक्ट हो जाती हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को वैलिडेट कर देते हैं कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स वो लिखी हुई हैं वो हमारी करेक्ट है, अप्रूव्ड हो चुकी हैं। क्लियर है। एडवांटेजेस की बात करें तो एंश्योर करता है ये कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर करेक्टली अंडरस्टूड, कि हमारी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो हमने करेक्टली अंडरस्टूड कर दें। क्योंकि अगर आपने करेक्टली अंडरस्टूड किए तभी आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट्स के अंदर रिक्वायरमेंट लिखी होंगी और हमने उसको वैलिडेट कर दिया, तो इसका मतलब आपने जो भी कस्टमर ने बताया आपने वो सब चीज़ें लिख दी है। रिड्यूस करता है डेवलपमेंट एरर्स, इंप्रूव करता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और इंक्रीज करता है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन। क्लियर है। तो ये सेवरल एडवांटेजेस होती हैं आपके रिक्वायरमेंट वैलिडेशन की। तो आई होप आपको क्लियर होगा। तो यहाँ हमने 2 टॉपिक को प्रॉपरली क्लियर कर
बहुत अच्छे से डिटेल में हम पढ़ चुके हैं। तो हमारे टॉप 10 में से 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं। एक टॉपिक हमने यूनिट 1 में कवर किया, 2 टॉपिक हमने यूनिट 2 के अंदर कवर किए। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs एंड टॉपिक्स आपके लिए लाते रहते हैं। क्लियर है? और अभी तक अगर आपने हमारी मल्टी आइटम एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जल्दी से जाइए डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको किसी भी सब्जेक्ट के अगर नोट चाहिए हमारे चैनल के तो वो आपको वहीं अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।